दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अमेरिका और इजराइल के ईरान युद्ध पर एक बात तो पूरी दुनिया अब मान रही है कि कहीं न कहीं अमेरिका अपने दोस्तों के बीच में ही अलग थलग पड़ गया है। दुश्मनों की बात तो छोड़िए, दुश्मन अमेरिका का कौन बनना चाहेगा, लेकिन दुश्मन तो अमेरिका ही बनाता है ज़्यादातर देशों को, खासकर विकासशील देशों को, पिछड़े देशों को, उभरते देशों को। लेकिन आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो ये कि आखिर दोस्तों के बीच क्यों अलग थलग पड़ गया अमेरिका। अलग थलग पड़ गया ये कहानी आ चुकी है, सबने कहा कि साहब आप फ्रांस नहीं सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्रिटेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी युद्ध में उतरना नहीं चाहता। इस तरह अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। लेकिन आखिर ये क्यों, युद्ध में क्यों नहीं कोई उतरना चाहता अमेरिका के लिए, क्या वो वजहें हैं? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं तब से अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना पाले हुए हैं। अब ग्रेट बनाने का सपना, अगर कोई ग्रेट आदमी होता तो बात समझ में आती, जिसके लिए मनुष्यता में कुछ दिखाई पड़ता कि मनुष्यता के लिए बेहतर काम करना है, पूरी दुनिया में सुख शांति के लिए काम करना है, कुछ ग्रेट वैल्यूज के लिए काम करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति जो कारोबारी हैं, जो बहुत बड़े कारोबारी परिवार से हैं, जिनके घर के लोग भी कारोबारी हैं, दामाद साहब भी कारोबारी हैं, तो ये कारोबारी लोग जो है राजनीति के मैदान में जो आए हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें भी बहुत सारे कारोबारियों का बहुत बड़ा रोल है। इनके लिए अमेरिका ग्रेट बनाने का क्या मतलब है? अमेरिका ग्रेट बनाने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई बार समझाया, लेकिन एक बार अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, बहुत पावरफुल पद है अमेरिका में, सेक्रेटरी स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स, मार्को रूबियो साहब ने फरवरी महीने में एक कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, दुनिया की टॉप पर्सनालिटीज थी, और उस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने साफ शब्दों में अमेरिका को ग्रेट बनाने के डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी को समझाने की कोशिश की और कहा, जो उन्होंने कहा उसका मतलब यह था कि एक जमाने में जो उपनिवेशवाद हुआ करता था, साम्राज्यवाद, उसी साम्राज्य को, उसी उपनिवेशवाद को बेहतर और ढंग से अमेरिका लागू करना चाहता है कि पूरी दुनिया में शक्ति का वो सबसे बड़ा केंद्र हो और वो रखवाली करे पूरी दुनिया की। यानी वो एक नए ढंग के उपनिवेशवाद के पैरोकार के तौर पे उभरे, और वो अपनी ओर से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कह रहे थे ये बात। तो डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका को इस तरह वो ग्रेट बनाना चाहते हैं कि सब लोग अमेरिका से डरे, थर थर कांपें, जिस पर उनकी नजर पड़ जाए वो देश उनके हवाले हो जाए। जिस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तनिक से हिमाकत करें वो किडनैप करके और सीधे न्यूयॉर्क या वाशिंगटन या अमेरिका का प्रेसिडेंट जहां चाहे वहां जेल में बंद कर दिए जाएं। हमने देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, निकोलस मादुरो के साथ, उनकी वाइफ के साथ आर्मी के जहाज उतरे, किडनैप किया प्रेसिडेंट को, एक देश के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, और फिर वो लेकर चले गए और कहे कि गिरफ्तार किया गया है, मानो वो पुलिस है। तो ये जो दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप के है, कहीं ना कहीं दोस्तों यूरोप के मुल्कों को भी ये डरा रहा है, यकीनन डरा रहा है कि पता नहीं, अभी तक तो मान लीजिए वो किसी लैटिन अमेरिकन देश पर उनकी नजर है, मान लीजिए कहीं एशियाई किसी मुल्क पर उनकी नजर है, ईरान पर अभी नजर है, एक जमाने में अफगानिस्तान पर थी, एक जमाने में न जाने किन किन देशों पर थी, क्या क्या तबाही लाई उन्होंने। इराक का हाल हमने देखा, इराक में कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उस समय नहीं थे, लेकिन इसी अमेरिका ने कह दिया उस समय
कि साहब वहां पर तो रासायनिक हथियार हैं, सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया गया, लेकिन रासायनिक हथियार का अता पता नहीं चला। ईरान पर भी जब लड़ाई छेड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो यही कहकर छेड़ी है कि इनके पास न्यूक्लियर एनर्जी का सारा माल है और ये कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकते हैं या बना चुके हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब कह रहे हैं कि रिजीम चेंज। अब रिजीम चेंज का भी मामला हट गया तो क्या, तो तेल चाहिए, तेल पर कब्जा चाहिए, इसीलिए हार्मुज पर बहुत ज्यादा जोर है कि सारे मुल्क आ जाएं। तो यूरोप के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उनकी अपनी स्वायत्ता को, उनकी अपनी स्वतंत्रता को, उनकी अपनी ताकत को, उनकी अपनी हैसियत को भी खत्म करके और एक सबॉर्डिनेट, यानी एक यूं कहा जाए कि मातहत रखना चाहते हैं कि तुम भी ताकतवर रहो लेकिन हमारे अंडर में रहो। तो यह बात मुझे लगता है कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, ये जितने देश हैं सबको यह बात समझ में आ रही है, किसी को कम किसी को ज्यादा। अब ऑलरेडी नेटो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला था और उसका सरपरस्त जो है, सबसे ताकतवर सरदार अमेरिका ही था। लेकिन नेटो की क्या स्थिति हो गई है कि आज वो स्वयं अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि नाटो के कंट्रीज अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तो नाटो का भविष्य नहीं है, नाटो का कोई भविष्य नहीं है। अरे आपने तो यूनाइटेड नेशन का भविष्य खत्म कर दिया मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब नेटो क्या चीज है? नाटो तो ताकतवर कुछ देशों का एक ट्रीटी है, अब आपकी नजर उस पर भी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यूरोप के मुल्कों को जो कि इतने निकटस्थ थे, इतने निकटस्थ थे, सोचिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और तो और इटली। मैं तो चकित हूं कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वह डोनाल्ड ट्रंप की एकदम बहुत ही जबरदस्त फैन थी। मोदी जी से भी उनके बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, उनकी भी फैन बताई जाती हैं या मोदी जी उनके फैन बताए जाते हैं। जो भी हो, दोनों दोनों एक दूसरे को पसंद करने वाले नेता हैं। लेकिन मेलोनी जो है, उन्होंने खुल करके बोला कि भाई हम किसी कीमत पर इटली को उतार नहीं सकते इस लड़ाई में, इस जंग में उतारने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने युद्ध को भी खारिज किया, जिस तरह से फ्रांस ने खारिज किया, जर्मनी ने भी खारिज किया। कुल मिलाकर अगर यूरोप के मुल्कों को आप देखें तो उनका यह कहना है कि यह गैर जरूरी लड़ाई है। वे साफ साफ मानते हैं कि ये ट्रंप और नेतन्याहू जो कर रहे हैं वह एक गैर जरूरी लड़ाई है। और इसके अलावा तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि यूरोप के सभी प्रमुख देशों को अंदाज है कि खाड़ी के देशों में स्थायित्व और स्थिरता कितनी जरूरी है। जो तेल और ऊर्जा की आर्थिकी में स्थिरता लाए बगैर संभव नहीं है, उनके लिए भी, यानी यूरोप के लिए भी जरूरी है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं स्थिर रहें, स्थायी रहें और उनके यहां बेहतर स्थितियां कायम रहें। उनकी जो तेल की इकोनॉमी है वह बिल्कुल बेतहाशा दौड़े नहीं इधर उधर छलांग न लगाए, उसमें एक कंसिस्टेंसी हो। तो गल्फ में इस तरह की इकोनॉमी, इस तरह के माहौल को बने रहने देना यूरोप के, पश्चिम के देशों के लिए भी बहुत जरूरी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के इस हमले के कारण क्षत विक्षत हो गया है, बिल्कुल बिखर सा गया है। तेल के दाम आप देख रहे हैं क्या, कैसे उछाल उसमें आई है, कितनी क्राइसिस है। और दोस्तों, इसी बीच में उनको यह भी समझ में आ रहा है कि यूक्रेन युद्ध से लोगों का, पूरी दुनिया का ध्यान ही हट गया इस हमले के कारण। यूरोप का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, यूरोप के सभी प्रमुख देशों का, कि यूक्रेन का मसला हल हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर यूक्रेन को खत्म कर देते हैं पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति, अगर वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जीत लेते हैं, खासकर जो रिसोर्सेज बहुत जहां पर हैं, तो ये यूरोप के लिए बहुत खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा। खतरा रूस का यूरोप पर बढ़ जाएगा क्योंकि कन्फ्रंटेशन की स्थिति है दोनों तरफ। तो ऐसे में यूरोप
यूक्रेन के मसले को हल करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें मदद नहीं कर रहे हैं यूरोप की, न तो यूक्रेन की। और इस बार जब चुनाव जीत कर वो आए हैं तो शुरू में ही जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाकर जिस तरह राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जिस तरह का सलूक किया, उससे भी यूरोप के मुल्कों में बहुत नाराजगी थी। कुछ मुल्कों ने दबे स्वर में कहा भी, लेकिन बहरहाल चीजें थोड़ी सी बाद में ठीक ठाक हुई, नॉर्मलाइज हुई। लेकिन अब उनको लगता है कि यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करने के बजाय एक दूसरी लड़ाई, गैर जरूरी लड़ाई सिर्फ नेतन्याहू के लिए छेड़ना, यह भी यूरोप के देशों को पसंद नहीं आया है। और चौथी बात कि कुछ देश तो ऐसे हैं जो ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नारे को वाहियात नारा मानते हैं। आज की दुनिया में फर्स्ट और सेकंड क्या होता है? एक भाईचारा तो होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति अगर सम्मान नहीं होगा तो किसी भी मुल्क को कोई देवता तो नहीं समझेगा, कोई डिक्टेटर तो नहीं मानेगा कि आप हमारे डिक्टेटर हैं। आप अपने लिए डिक्टेटर हो सकते हैं अगर आपकी जनता आपको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यूरोप तो नहीं मानेगा कि डोनाल्ड ट्रंप उनके डिक्टेटर हैं। तो ये जो अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन है, उसमें कहीं ना कहीं जो एक लिबरल डेमोक्रेट्स हैं यूरोप में, वो इसको नापसंद करते हैं। अब जिस तरह ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने हड़पने की बात की, ये तो यूरोप पर सीधे हमला था, ये यूरोप की अस्मिता पर हमला था। केवल डेनमार्क पर नहीं था, एक यूरोपीय देश जो डेनमार्क है, जिसके तहत ग्रीनलैंड की सरकार काम करती है और जो उसका सब कुछ देखभाल भी करता है। डेनमार्क उसकी रक्षा संबंधी जरूरत या अन्य सभी जरूरतों में बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। एक तरह से डेनमार्क के तहत है वो। लेकिन ग्रीनलैंड में वहां के लोग नहीं चाहते, वहां की जो शासन व्यवस्था है वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप साहब लें हमें, अमेरिका हमें ले। वो चाहते हैं कि डेनमार्क के साथ हम खुशहाल हैं, खुशी राजी खुशी हैं, लेकिन उसको भी हड़प नहीं। और खुलेआम कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी यूरोप के किसी देश के साथ वो न रहे, वो अमेरिका के साथ आ जाए। तो जहां देखा उंगली जहां रख दी वो देश उनका हो गया। ये जो मिजाज है, मुझे लगता है कि इस हमले के समय ईरान पर नेतन्याहू और ट्रंप ने जब हमला करवाया तो इस दौरान बहुत चीजें यूरोप के मुल्कों ने समझी, सोचा, हो सकता है आपस में बातचीत भी की हो और ये आर्टिकुलेट किया इस तरह का सोच। स्पेन ने तो शुरू में ही कह दिया कि हम किसी कीमत पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, यूरोप के और सारे जो नेता हैं बहुत सारे उनसे थोड़ा अलग हैं। वो सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। वहाँ सोशलिस्ट ही पार्टी इस समय जो सोशलिस्ट विचारधारा से काफ़ी नज़दीक है, वही राज करती है, वही चुनाव जीत रही है लगातार। तो उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया, कई और देशों ने भी कहा, लेकिन इंग्लैंड ने तो कमाल किया। बाकायदे प्राइम मिनिस्टर ने, स्टारमर ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम इस लड़ाई में उतरना नहीं चाहेंगे। और फ्रांस तो पहले ही कह चुका है, जर्मनी भी कह चुका है, अब बचा कौन? इटली भी कह चुका है, डेनमार्क तो खैर क्षुब्ध ही है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ट्रंप साहब का पूरा ये जो दूसरा कार्यकाल है, जो एक अंतराल के बाद वह शुरू से ही बहुत भयावह, बहुत ही डरावना पूरी दुनिया के लिए दिखा था और उससे यूरोप भी जुदा नहीं था। यही कारण है कि आज यूरोप का कोई भी प्रमुख मुल्क डोनाल्ड ट्रंप को साथ देने को तैयार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो बिछा रहता था अमेरिका के लिए, लेकिन वह भी रिलक्टेंस शो कर रहा है, बिल्कुल साफ साफ। जापान बिल्कुल अमेरिका के साथ, हर मुद्दे पर अमेरिका के साथ, लेकिन वह भी अमेरिका को इस मुद्दे पर साफ साफ कुछ कह नहीं रहा है, साथ देने के बारे में तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की यह बहुत बड़ी विफलता है। अब उनका अगला जो कदम है, अब वो चाहते हैं कि किसी तरह से क्यूबा को खत्म किया जाए। ईरान में अभी फंसे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में है कि
वेनेजुएला को जैसे हमने खत्म किया, मैंने टेक ओवर किया एक तरह से, अपनी पसंद की सरकार वहां आ गई, वैसे ही क्यूबा में भी कुछ कर लें। क्यूबा पर हम जरूर आपके सामने आएंगे, लेकिन आज इसी बात पर मैं चर्चा करना चाहता था कि क्यों आखिर अलग थलग पड़े हैं श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप। यूरोप के वे मुल्क जो नेटो में उनके साथ हैं और अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा लीडर है, ये सब बिरादराना अपने रिश्ते अपनी जगह हैं, फ्रेटेंडर रिलेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के हार्मुज में आकर के, स्ट्रेट हार्मुज स्ट्रेट आकर के शिप्स के साथ, अपने अपने जलपोतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मदद करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये अलग थलग पड़ना जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो हिस्टोरिकल है। हाल फिलहाल के इतिहास में अमेरिका में ऐसा प्रेसिडेंट कभी नहीं दिखा जिसके किसी भी आह्वान को यूरोप ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। दुनिया के लिए दोस्तों ये राहत की बात है, विश्व शांति के लिए राहत की बात है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।